Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to your science class and I am your science teacher. We are going through the chapter number 1. It's our lecture number 12 from chapter 1. The lecture we are going to study is about factors affecting biodiversity. What is biodiversity? What is the benefit of biodiversity? How is biodiversity helpful in our ecosystem? ये तमाम क्वेश्चंस हम आज के लेक्चर में एड्रेस करेंगे और ये भी देखेंगे कि हमारी बायोडाइवर्सिटी को किन किन फैक्टर से खतरा है, कौन कौन से ऐसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, कुछ नेचुरल फैक्टर्स हैं जो इस बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट करने का मतलब ये है कि पूरा इकोसिस्टम लॉस हो रहा है। तो जो SLO हम अचीव करेंगे आज के लेक्चर में वो है एनालाइज सम ऑफ द फैक्टर्स कॉज्ड बाय ह्यूमंस। We are not more concerned with natural factors but human factors which are affecting biodiversity, affecting badly biodiversity. So हम वो तमाम human factors देखेंगे जो biodiversity को affect कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी का कुरान मजीद में भी हमें बारहा जिक्र मिलता है। वो इस तरह से कि करीबन कुरान मजीद में 30 एनिमल स्पीशीज बाय नेम प्रेजेंट है। बहुत सी ऐसी सूरा है कुरान पाक की जिनका नाम ही किसी जानवर के नाम से शुरू होता है, जैसे कि सूरह बकरा जिसका मतलब है गाय, सूरह नहल जिसका मतलब है चींटी। कुरान मजीद में इतनी बड़ी तादाद में जानवरों का जिक्र आना ये बताता है कि जानवर मुख्तलिफ किस्म के हैं और बहुत सी तरह के हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। इसके साथ साथ कुरान पाक में तकरीबन 22 के करीब पौधों का जिक्र है, नाम लेकर जिक्र फरमाया गया है और ये 22 पौधे प्लांट्स की तकरीबन 17 फैमिली 17 ग्रुप से बिलोंग करते हैं। आपने देखा कि कुरान पाक में भी हमें कितनी बड़ी तादाद में बायोडाइवर्सिटी का जिक्र का हवाला मिलता है। इतनी बड़ी तादाद में जानवरों का प्रेजेंट होना ही इस बात का सबूत है कि ऐसे बहुत से जानवर हैं इस ज़मीन पर जिन्हें हम नहीं जानते, लेकिन हम उन्हें उनकी क्लासिफिकेशन की प्रॉपर्टीज की मदद से जान सकते हैं। प्रीवियस लेसन एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। वन स्पीशी इन अ फाइलम इज कॉल्ड स्टारफिश बट इट इज़ नॉट अ फिश एंड अदर स्पीशीज इन द सेम फाइलम इज कॉल्ड अ सी cucumber but it is not a plant. That's very interesting. Which phylum includes both starfish and sea cucumber? आपने उस फाइलम का नाम बताना है, उस ग्रुप का नाम बताना है जिसमें स्टारफिश और सी cucumber दोनों प्रेजेंट हैं। What are some traits of organisms in this phylum? और आपने इस फाइलम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताने हैं। ज़रा सा गौर कीजिए, अपना प्रीवियस लेसन रिवाइज कीजिए सो आप इजीली अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। वेल डन, आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। ये फाइलम है इकाइनोडर्मेटा जिसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है स्टारफिश और इसके फीचर्स क्या क्या हैं? स्पाइनी बॉडी, रेडियल सिमेट्री और थर्ड फीचर क्या है इनका कि ये वाटर बेस्ड है। तमाम मेंबर वाटर लविंग है, मेरीन ओशन में रहते हैं। चलिए जी, अपना ग्रेड 4 का लेसन एक दफ़ा रिवाइज करते हैं। ये आपके सामने 2 सिनेरियोज हैं, A और B। इनके कुछ फीचर्स मैं आपको बताऊंगी एक एक करके और फिर सवाल पूछूंगी एक। आपने इनके फीचर्स को कंपेयर करके बताना है कि किस वाले सेक्शन में, किस गार्डन में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है। गार्डन A में 15 स्क्विरल्स हैं, 26 डिफरेंट प्लांट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं। नॉट वन प्लांट इन 26 नंबर बट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। 66 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स हैं, 21 स्नेल्स हैं, 13 डिफरेंट बर्ड्स हैं, 3 कैट्स, 16 माइस, 24 लिजर्ड्स और 4 फ्रॉग्स। ये तमाम मेंबर्स हैं, बायोडाइवर्सिटी है गार्डन ए की। गार्डन बी में जामन के 30 दरख्त हैं, एक ही टाइप है
लेकिन उसके 30 मेंबर्स हैं, 30 दरख्त हैं। इन 30 दरख्तों पे 6 लाख सिल्क वॉर्म्स पाए जाते हैं। इसके साथ साथ उस गार्डन में 2 बिल्लियां हैं, 7 डिफरेंट बर्ड्स हैं, 21 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स हैं और 8 लिजर्ड्स हैं। तो अब इन दोनों के नंबर्स को और ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर करके बताइए कि किस गार्डन में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, गार्डन ए में या फिर गार्डन बी में। कुछ बच्चे आप में से कहेंगे कि गार्डन बी में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे 6 लाख वॉर्म्स हैं, लेकिन नहीं, बायोडाइवर्सिटी गार्डन ए में ज़्यादा है। कैसे, वो हम देखते हैं। वो इस तरह से कि गार्डन बी में ज़्यादा टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, टाइप्स ज़्यादा हैं, जबकि गार्डन बी में नंबर ज़्यादा है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है। तो याद रखिए कि बायोडाइवर्सिटी डिपेंड्स अपॉन टाइप्स, इज मोर रिलेटेड टू टाइप्स नॉट टू नंबर्स। जिस जगह पे ज़्यादा टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स मौजूद होंगे वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, जैसा कि गार्डन ए, और जिस जगह पे ज़्यादा टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स नहीं पाए जाएंगे वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी रिलेटिवली कम होगी। चलिए थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। कुछ अरसे के बाद उसी गार्डन ए में से कि जो नंबर ऑफ स्पीशीज थी वो ये थी, 8 स्क्विरल्स थी, 66 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स रह गए, 13 डिफरेंट बर्ड्स रह गए, 16 माइस, 4 फ्रॉग्स, प्लांट्स 26 हो गए, स्नेल्स 21 ही थे, 3 बिल्लियाँ आ गई और लिजर्ड्स 24 हो गई। अब मुझे बताइए कि ये बायोडाइवर्सिटी में चेंज क्यों आया। ये वही गार्डन ए की कंडीशन है जो कुछ अरसे के बाद, कुछ सालों के बाद इस तरह से हो गई। ज़रा सोचिए इस बारे में, इसका जवाब हम लेक्चर के एंड पे डिस्कस करेंगे। हमारा आज का लेक्चर है फैक्टर अफेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी और फैक्टर्स, ह्यूमन फैक्टर्स। बायोडाइवर्सिटी को जो फैक्टर्स, जो मेजर थ्रेट्स अफेक्ट कर रहे हैं वो हैं, सबसे पहला खतरा ये है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। दूसरा खतरा ये है नेचुरल कॉज, कि जैसे अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, वोल्केनो इरप्शन हो गई, ये सारे नेचुरल कॉजेज हैं। तीसरा खतरा है ओवर हंटिंग से, कि किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जैसा कि मारखोर को बहुत ज़्यादा हंट कर दिया जाए तो उसका नंबर ग्रेटली रिड्यूस हो जाएगा। हमारा मोर कंसर्न है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से, और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन यानी किसी का पूरा घर ही तबाह हो जाए। अगर ह्यूमंस के पास रहने के लिए घर ना हो तो क्या होगा, उनकी पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होती चली जाएगी, उन्हें हार्श क्लाइमेट का भी सामना करना पड़ेगा, वो दुश्मनों से भी खुद को महफूज नहीं रख सकते, सो इन्हें डिफरेंट तरह के मसाइल का सामना होगा। इसी तरह एनिमल्स के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी उनका हैबिटेट एक घर की तरह है। अगर उसे कुछ नुकसान हो तो डायरेक्ट अफेक्ट होता है ऑर्गेनिज्म को। सो कौन कौन से फैक्टर्स हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? सबसे पहले उसमें डिफॉरेस्टेशन है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह। डिफॉरेस्टेशन क्या है आप सब जानते हैं, दरख्तों का कट जाना, बहुत बड़ी तादाद में किसी जगह पे दरख्तों का कट जाना। डिफॉरेस्टेशन क्यों है? क्योंकि फॉरेस्ट ही एनिमल्स का डायरेक्ट हैबिटेट है। फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जिनमें लैंड एनिमल्स, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स की बहुत बड़ी तादाद फॉरेस्ट में डिजाइड करती है। सो जब दरख्त ही ना रहेंगे
जानवरों के घर ही ना रहेंगे तो क्या जानवर सरवाइव कर पाएंगे? बहुत कम जानवर ऐसी सूरत में सरवाइव करेंगे। कुछ तो माइग्रेट कर जाएंगे और जो माइग्रेट नहीं करेंगे वो अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाएगी। दूसरा कॉज है अर्बनाइजेशन। व्हाट इज अर्बनाइजेशन? अर्बनाइजेशन a process of expansion of cities. जब किसी जगह की आबादी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाए तो रहने के लिए उन्हें जगह भी चाहिए होगी, इलाज मुआवजे के लिए हॉस्पिटल्स भी चाहिए, तालीम के लिए यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स भी चाहिए, सड़कें भी होनी चाहिए, शॉपिंग मॉल्स भी होने चाहिए। सो उन्हें रहने के लिए, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए स्पेस चाहिए। सो इतनी बड़ी तादाद में आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, स्पेस की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दरख्तों का खात्मा किया जा रहा है। दरख्तों की कटिंग यानी डिफॉरेस्टेशन का अमल तेज़ हो रहा है। एक तरह से अर्बनाइजेशन डिफॉरेस्टेशन को प्रमोट करती है। सो जब किसी जगह पे अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो अल्टीमेटली उसके जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ पे दरख्तों का कटाव अमल में आया जाएगा। सो क्या होगा? इससे भी हैबिटेट डिस्ट्रॉय होगा। अभी आपने, अगर आप ग्रैंड पेरेंट्स के पास बैठें और उनसे पूछें कि उनके टाइम में इनके घर के इर्द गिर्द किस तरह से दरख्त लगते थे, किस तरह से पौधे, खेत, खलियान मौजूद थे जो कि आजकल नहीं है, तो वो आपको बताएंगे कि उनके टाइम में, उनके एज में, उनके पीरियड में दरख्तों की तादाद बहुत ज़्यादा थी जो कि रफ्ता 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 कम होती चली गई और जिस जगह पे दरख्त थे वहाँ पे आज बिल्डिंग्स खड़ी हैं। तो जो इसका नतीजा क्या निकला कि जो पौधे, जानवर, जो परिंदे अब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम्स में थे वो हमारे टाइम में हमें देखने को नहीं मिलते। सो अर्बनाइजेशन लीड्स अल्टीमेटली टू डिफॉरेस्टेशन। यहाँ पे देखिए, ये एक प्लेस ए है, पहाड़ है, सरसब्ज पहाड़ है। कुछ अरसे के बाद इस पहाड़ ने ये सूरत हाल इख्तियार कर ली। सो आप मुझे ये बताइए कि किस जगह पे डिफॉरेस्टेशन या किस जगह पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, प्लेस बी पे या फिर प्लेस ए पे? डेफिनेटली प्लेस ए हैज़ ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी। एज कंपेयर टू प्लेस बी। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि प्लेस ए पे ज़्यादा तादाद के पौधे मौजूद हैं। पौधों के होने से वहाँ पे और एनिमल्स बहुत ज़्यादा हैं। नोट डाउन करते जाइए प्लीज़। प्लांट्स की वैरायटी ज़्यादा है। इसकी वजह से यहाँ पे एनिमल्स की टाइप्स ज़्यादा हैं। इसकी वजह से यहाँ पे वर्टिब्रेट्स ज़्यादा होंगे और इनवर्टिब्रेट्स भी ज़्यादा होंगे। तो जब किसी जगह पे एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को फ्लरिश करने का मौका मिलेगा तो अल्टीमेटली वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। और एक और इंटरेस्टिंग बात कि प्लांट्स की प्रेजेंस की वजह से यहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट होगा, बहुत ज़्यादा हार्श क्लाइमेट नहीं होगा, वाटर अवेलेबिलिटी भी मौजूद होगी। सो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करेंगे। जबकि इस जगह पे प्लेस बी पे प्लांट्स की वैरायटी कम है। प्लांट्स की वैरायटी कम होने से क्या होगा? एनवायरनमेंट या वेदर थोड़ी हार्श कंडीशन में चला जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी। और चूंकि रहने के लिए देखिए लोगों ने कंस्ट्रक्शन के लिए कितने ज़्यादा तादाद में घर बना लिए हैं, मुख्तलिफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स खड़े कर लिए हैं, तो एनिमल्स और दूसरे पौधों के लिए जगह कम पड़ गई है। वहाँ से एनिमल्स प्लेस
यहाँ से एनिमल्स या तो मूव कर जाएंगे दूसरी जगह पे या अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाएगी। सो हम कह सकते हैं कि अर्बनाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। यहाँ पे देखिए ये एक और प्लेस है सरसब्ज, जिसके साथ वाटर बॉडीज है, इसके साथ एनिमल्स हैं, और एक ये प्लेस है, ये वही प्लेस है जिसे कुछ अर्से बाद कंस्ट्रक्शन ने ये सूरत इख्तियार कर ली। सो अब आप मुझे बताइए कि किस जगह पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, इस जगह पे या इस जगह पे? डेफिनेटली प्लेस ए में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स के लिए थ्रेट्स कम हैं। ये देखिए ये बिल्कुल सेम प्लेसेस हैं दोनों, ए और बी, लेकिन कुछ सालों के बाद प्लेस ए चेंज हो गई इस प्लेस में ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। किसी जगह पे अर्बनाइजेशन उसी वजह से ज़्यादा होती है जब ओवर पॉपुलेशन हो। सो डिफोरेस्टेशन के साथ अर्बनाइजेशन एक बहुत बड़ा थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी के लिए, जो हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तीसरी बड़ी वजह हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की पोल्यूशन है। पोल्यूशन क्या है ये भी आप जानते हैं, एडिशन ऑफ हार्मफुल मटेरियल in land, in water, air and on land। तो किसी भी एनवायरनमेंट में किसी भी जगह पे जब कोई भी हार्मफुल चीज़ उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए ऐड की जाएगी तो उसे पोल्यूशन कहते हैं। ये पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन भी है, एयर पोल्यूशन भी है और लैंड पोल्यूशन भी है। और इंटरेस्टिंगली अर्बनाइजेशन ही इस पोल्यूशन को भी प्रमोट करती है। वो कैसे, देखते हैं। ये एक नीट एंड क्लीन सरसब्ज सा इलाका है। जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गई तो क्या होगा, लोगों की तादाद बढ़ेगी। लोगों की तादाद बढ़ने से यहाँ पे हम नोट डाउन करते चले जाते हैं, ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन से क्या होगा, वेस्ट ज्यादा बनेगा, और वेस्ट ज्यादा बनने से डिस्पोजल मुश्किल हो जाएगा। इस वेस्ट में बहुत से हार्मफुल केमिकल्स भी होंगे, जिनका डिस्पोजल मुश्किल होगा। सो अल्टीमेटली एनवायरनमेंट में पोल्यूशन ज़्यादा होती चली जाएगी। पोल्यूशन को भी हम कह सकते हैं कि अर्बनाइजेशन ही प्रमोट करती है। ये देखिए, ये एयर पोल्यूशन की एग्जाम्पल है। ये कोई बादल नहीं छा रहे, कोई आंधी नहीं आ रही, बल्कि एयर पोल्यूशन यानी स्मोक, और स्मोक की वजह से विजिबिलिटी खतरनाक हद तक रिड्यूस हो गई है। ये सारा स्मोक और गाड़ियों की पोल्यूशन है। ये लैंड पोल्यूशन है, कचरा हर तरफ बिखरा पड़ा है। ये फॉरेस्ट की पोल्यूशन है, लोग रिक्रिएशन के लिए जाते हैं और कचरा फैला देते हैं। ये पोल्यूशन की एक और एग्जांपल है आपके सामने, प्लास्टिक वेस्ट, जो कि एक मासूम से जानवर की गर्दन में फंस चुका है। ये देखिए, ये एक और एग्जांपल है पोल्यूशन की। ये वाटर पोल्यूशन खतरनाक है एक्वेटिक लाइफ के लिए। वाटर पोल्यूशन में ये पानी किसी ना किसी वजह से पॉइजनस हो गया है, जिसने फिश को तबाह कर दिया है। सो
पोल्यूशन का लैंड हो, वाटर हो या एयर पोल्यूशन हो, ऑर्गेनिजम्स के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। एयर पोल्यूशन क्या करती है? बर्ड्स के उड़ने में मसला है, बर्ड्स की विजिबिलिटी रिड्यूस करके, हिंडर करके उन्हें उड़ने में मसाइल का शिकार करती है। लैंड पोल्यूशन क्या करेगी? प्रेडेटर्स को कम कर देगी, या कोई भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज जैसे कि इंसेक्ट्स वगैरह हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा उनकी ग्रोथ हो जाएगी। जैसे इस जगह पे आप जानते हैं कि यहाँ पे इंसेक्ट्स जिनमें मॉस्किटोज, फ्लाइज वगैरह, सेंटीपीड, मिलीपीड, कॉकरोचेस वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे और इनकी ग्रोथ से क्या होगा? मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलेंगी। सो ये भी एक तरह से बायोडाइवर्सिटी के लिए ख़तरा है। प्लास्टिक वेस्ट एक बहुत बड़ा थ्रेट है क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होता। सो ये वो तमाम फैक्टर हैं जो बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। इसके साथ साथ एनिमल हंटिंग, ये भी एक खतरनाक हद तक बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म कर रही है। एक छोटे से एग्जांपल है मारखोर, जो कि पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है। ओवर हंटिंग की वजह से इसका नंबर खतरनाक हद तक कम हो चुका है। इतना कम हो चुका है कि मारखोर को एंडेंजर्ड एनिमल्स करार दे दिया गया है ड्यू टू ओवर हंटिंग। इसी तरह सिंधी आइबेक्स, पंजाबी उड़ियाल, ये तमाम एनिमल खतरनाक हद तक कम हो चुके हैं ओनली बिकॉज ऑफ ओवर हंटिंग। सो ओवर हंटिंग को बैन करना चाहिए ताकि एनिमल्स आज़ादाना तौर पर बिला खौफ व खतर सांस ले सकें। चलिए जी, अब आपने देखा कि किस तरह से ह्यूमन फैक्टर्स, छोटे छोटे से ह्यूमन फैक्टर्स कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए। अब आपके असेसमेंट का टाइम है। ये वर्कशीट आपके लिए आपकी टीचर आपको प्रोवाइड करेंगी। आपने इस वर्कशीट को ड्यू टाइम में सॉल्व करना है और वापस टीचर को रिटर्न करना है। इसके बाद आ जाता है होमवर्क। होमवर्क में आप सबसे पहले सेक्शन बी से ब्लैंक नंबर 5 सॉल्व करेंगे। अर्बनाइजेशन, पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन आर सम ह्यूमन फैक्टर्स विच अफेक्ट whom। ये आपने बताना है कि ये तमाम फैक्टर किस चीज़ को नुकसान देते हैं। इसके बाद सेक्शन सी से आपने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है। हाउ डज डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट बायोडाइवर्सिटी। डिफॉरेस्टेशन बायोडाइवर्सिटी को कैसे अफेक्ट करती है ये हम पढ़ भी चुके हैं, सो आप इसे आसानी से लिख सकते हैं। इसके साथ साथ आप क्वेश्चन डी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। व्हाट आर सम ह्यूमन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेजिंग बायोडाइवर्सिटी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 7 में आप अपना आंसर 2 से 3 सेंटेंसेस तक रखेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में आप इन डिटेल क्वेश्चनिंग करेंगे, आंसरिंग करेंगे। और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इन तमाम फैक्टर्स को कैसे, इनके इफेक्ट्स को कैसे कम कर सकते हैं ताकि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को, अपने एनिमल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकें। सो अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़। आई होप कि आपने अपना लेक्चर एंजॉय किया होगा।